आज मैं आप लोगों के लिए 2024 की स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म कोरा लाया हूँ। कहानी दूर के 2026 की है, जहाँ पृथ्वी पर हर जगह जहर फैला है। इंसान या जानवर सांस लेते ही 2 मिनट से पहले मर जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। बचे हुए कुछ लोग ही जमीन के नीचे रहते हैं। अगर इंसानों को जहर से निपटने का रास्ता नहीं मिला तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। शुक्र है बचे हुए लोगों में कुछ बहुत होशियार लोग हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया है और जहर खत्म करने के तरीके खोज रहे हैं। इस महिला का नाम कोरा है, जो मुख्यालय से भेजी गई है। तोप्ता वह जमीन के नीचे दशकों से काम कर रही है। उसका रोज का काम जहर का डेटा रिकॉर्ड करना है, बचे हुए लोगों की गिनती करना है और फिर कंप्यूटर से मुख्यालय भेजना है। डेटा तैयार होने पर वह समय पर काम खत्म करती है। ये काम बहुत बोरिंग है। खाना खाने के बाद कोरा शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम करती है या समय बिताने के लिए मशीनें ठीक करती है। जब कुछ नहीं होता तो वह मुख्यालय के वीडियो देखती है। ये वीडियो सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों को भेजे जाते हैं। कर्मचारियों ने उन्हें जहरीली गैस का मुकाबला करने और जल्द ही आजादी देखने के लिए डटे रहने को प्रेरित किया। कोरा नक्शे को देख रहा था। उसका अच्छा दोस्त जैक दूसरे इलाके का इंचार्ज था। हर आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक खास इलाका तय था। रात में कोरा बेचैनी से किताब पढ़ रहा था। तभी कंप्यूटर से एक संदेश आया। कोरा कंप्यूटर पर गया और देखा कि यह आपूर्ति आने की सूचना थी। अगले दिन कोरा ने अपना गैस मास्क, एक हैंडगन और एक प्रतिकृति लेकर बाहर जाकर आपूर्ति लाने की तैयारी की। पूरा बंकर उन्नत तकनीक से बना था, जिसमें एक परिष्कृत फिल्टर सिस्टम था, जिससे कोरा बंकर के अंदर साफ हवा में सांस ले सकता था। जल्द ही कोरा सतह पर पहुंचा। बाहर जहरीली गैस का घना धुआं छाया था। चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था। कोई हलचल नहीं थी। फिर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान ने आपूर्ति पहुंचाई, लेकिन वितरण की जगह गलत हो गई और वह गलती से झील में गिर गया। कोरा को पानी में उतरना पड़ा। शुक्र है डिब्बे में पानी नहीं घुसा था और भोजन मिलने से जीवन सुरक्षित हो गया। इस तरह दिन बीतते गए। कोरा हर दिन वही काम दोहराता रहा, जिससे वह अंदर से बहुत परेशान हो गया और धीरे धीरे वह गुस्सैल होने लगा। अचानक सभी कंप्यूटरों ने नेटवर्क क्रैश दिखाया, जिससे मुख्यालय से संपर्क टूट गया। राशन खत्म तो मौत निश्चित है। उसे तुरंत मदद का संकेत भेजना होगा। इसलिए उसने पास के दोस्त जैक को खोजने का फैसला किया, ताकि उसके सिग्नल टावर से मुख्यालय को मदद भेजी जा सके। कोला ने बंदूक ली, गियर पहना और फिर से ऊपर चढ़ा, क्योंकि इस बार बाहर जाने में काफी समय लगेगा। कोला ने प्रवेश द्वार छिपाने के लिए एक फटा कपड़ा लिया, ताकि दूसरे बचे लोग उसे न पाएं। कोला के पास चील जैसा रोबोट था, जो उसे तुरंत आपात स्थिति बताता था। पूरा शहर खंडहर बन गया। निराशा दम घोंट रही थी। चारों ओर जहरीली गैस से पूरा शहर और दुनिया कमजोर हो गई थी। एक दिन रात चलने के बाद अंततः वह सिग्नल टावर पर पहुंचा, पर कोला ने पहले जैक को खोजने के लिए बंकर जाने का फैसला किया, पर प्रवेश द्वार पानी में डूबा मिला। मतलब बंकर में अब जीना असंभव था। कोला तेजी से सिग्नल टावर पर चढ़ा। जब वह चढ़ा, सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आदमी मेज पर पड़ा मिला, जो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। पास जाकर देखा तो वह उसका दोस्त जैक था, जो पहले ही मर चुका था। फिर मेज पर एक वसीयतनामा मिला। पता चला कि जैक ने आत्महत्या की थी और मर गया। उसका बंकर डूब गया, कहीं नहीं बचा। वह दूसरों से संपर्क नहीं कर सका। सोचा मुख्यालय ने छोड़ दिया। खुद को बचाने में असमर्थ माना। निराशा में उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। क्रा ने पढ़ा और मुख्यालय को बुलाने के लिए वॉकी टॉकी उठाया, लेकिन रेडियो चैनल बंद था, जिससे क्रा गुस्से में सीधे अपशब्द कहने लगा। शांत होने पर क्रा ने पैदल मुख्यालय जाने का फैसला किया। नक्शे से पता चला कि मुख्यालय दूर नहीं था, एक दिन की पैदल दूरी पर, लेकिन उसे बचना था, सड़कों से बचना था। क्रा मुख्यालय की ओर बढ़ा। रास्ते भर सतर्क रहा, हर कदम पर सावधानी से देखता रहा। जैसे ही शाम हुई, भाग्यशाली क्रा को एक पुरानी कार मिली, इसलिए उसने वहां रात बिताने का फैसला किया। जल्द ही दूसरा दिन आ गया। क्रा उठा, सामान पैक किया और आगे बढ़ा। उसका मशीन ईगल हमेशा उसके साथ उसकी रक्षा कर रहा था। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने से 3 उत्तरजीवी आए। क्रा को छिपना पड़ा। सौभाग्य से कोहरा घना था, इसलिए तीनों ने उसे नहीं देखा। जब वे चले गए दूर, कोरा उठा और मुख्यालय पहुंचा। पहचान से बेस में दाखिल हुआ। यहाँ उन्नत फिल्टर और ताजी हवा थी। कोरा ने उतार दिया अपना श्वसन मास्क। उसने चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि बेस में एक भी इंसान का साया नहीं था। ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तभी उसकी नजर एक चालू कंप्यूटर पर पड़ी, जिस पर परियोजना समाप्ति का दस्तावेज था और विभागों को भेजे गए ईमेल थे, जिनमें योजना समाप्त करने और आपातकालीन निकासी की सूचना थी। पर कोरा को यह खबर मिली ही नहीं। वह गुस्से में कुर्सी फेंक कर मुख्यालय बेस से निकल गया, पर कोरा को यह भी नहीं पता था कि उसे आगे कहां जाना है। तभी कोरा पर कुछ बचे हुए लोगों ने हमला कर दिया। दोबारा जागने पर उसने एक रहस्यमय आदमी देखा। उसका नाम द ज्वांग था। उसने कोरा को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने मुख्यालय जैसी वर्दी पहनी थी, जबकि उन्हें तो पहले ही पकड़ लिया गया था। अभी भी इस इलाके में कौन भटक रहा है?
कोरा समझा नहीं पाया। दाजुआंग ने कहा उसने भी मुख्यालय में शामिल होने की अर्जी दी थी, पर उन्होंने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बुद्धिमान लोग चाहिए, जिससे दाजुआंग बहुत नाराज हुआ, अपमानित महसूस किया। कोरा ने समझाया कि वे दुनिया बचाने के लिए बेहतर संसाधन चाहते थे। शुरू में दाजुआंग को विश्वास था कि वे बचे लोगों की रक्षा करेंगे, पर अब वे छिपकर पीछे हट रहे हैं। दाजुआंग और बाकी लोग खुद ही बेस बना रहे हैं, पर उनके फिल्टर और मास्क मुख्यालय जितने अच्छे नहीं हैं। अब उसे संदेह है कि मुख्यालय वास्तव में अन्य बचे लोगों की परवाह नहीं करता, बस सबसे अच्छी चीजों पर कब्जा करने का बहाना बना रहा है और सोचता है कि मुख्यालय के अधिकारी सिर्फ स्वार्थी लोग हैं। दाजुआंग को कोरा के साथ बातचीत में पता चला कि वह मुख्यालय के कार्यों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने कोरा को मशीन ईगल दे दिया। वह कोरा को जाने दे सकता था। अब निहत्थे कोरा के पास कोई चारा नहीं था, उसे दाजुआंग की मनमानी माननी पड़ी, पर मशीन ईगल की अपनी सोच थी, वह खोजबीन करेगा। दाजुआंग ने कहा कि अभी उसके पास बहुत समय है और वो 1 घंटे तक वापस नहीं आएगा। फिर उसने गस मास्क पहना और बाहर जाकर जांच करने की तैयारी की। दाजुआंग ने अपने आदमियों से कहा कि वो क्लारा पर नजर रखते रहें और उसके जाने के तुरंत बाद कुछ ही देर में क्लारा ने पेट में दाढ़ होने का दिखावा किया। जैसे ही उसके आदमी ने अपनी सावधानी छोड़ दी, क्लारा ने कुर्सी उठाकर सीधे उसके ऊपर दे मरी और मौके का लाभ उठाकर जमीन से कुल्हाड़ी उठा ली और सीधे उस आदमी के सिर पर वार किया। उसके बाद उसने उसके पास से चाकू और मास्क उठा लिए। भले ही उनके मास्क ज्यादा मजबूती से बंधे हुए नहीं थे, फिर भी वो कम से कम कुछ छनने का काम कर सकते थे। क्लारा धीरे से उनके अड्डे से बाहर निकाल गया और दरवाजे पर एक महिला बैठी थी जो चाकू को तेज कर रही थी। क्लारा ने तुरंत अपना चाकू निकाला और उस पर वार किया, लेकिन पहला वार उसकी जान लेने वाला नहीं था, इसलिए क्लारा ने तेजी से दोबारा चाकू तेज किया। क्लारा ने पक्का किया कि किसी ने उसे देखा नहीं है और फिर उस महिला का कोट उठा लिया। इसी दौरान घष्टी करते हुए एक आदमी को शायद आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने अपने साथी को बुलाना शुरू कर दिया। वो आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ा और उसने महिला की लाश जमीन पर पड़ी देखी। उसने तुरंत क्लारा की तरफ देखकर भागने की तरफ कुछ गोलियां चला दी। गोलियां पर यह तो एक इंसानी निशाने से चूकने वाला उस्ताद निकला और ठीक उसी महत्वपूर्ण पल पर मशीन ईगल समय पर वहां पहुंच गया। केला गिरे हुए आदमी को देख रही थी, तभी पीछे से एक आदमी आया और उसने उसे डंडे से मारा। जैसे ही वह खत्म होने वाली थी, गोली चली और आदमी गिर गया। केला हैरान थी कि उसे कौन बचाएगा। कोहरे से एक महिला निकली। केला ने उसका चेहरा देखा, वह बिल्कुल उसके जैसी थी। महिला ने उसे बंदूक लेकर साथ चलने को कहा। केला ने सोचा कि यहाँ से निकलना जरूरी है। उसने AK-47 उठाई और महिला के साथ चली गई। जैसे ही केला एक कमरे में घुसी, एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। केला कमजोर थी और हिल नहीं पा रही थी। अंत में उसने आदमी का मास्क उतार दिया और आदमी निष्क्रिय हो गया। दूसरी तरफ कोरा जैसी दिखने वाली एक महिला अन्य बचे हुए लोगों के साथ भीषण गोलीबारी कर रही थी। तभी दाजुआंग भी हमला करने के लिए पहुंचा। कोरा को पता नहीं था कि अंदर गोलियां खत्म थीं। उसने डंडे से दाजुआंग के पेट में मारा जब तक वह मर नहीं गया। दाजुआंग ने मशीन ईगल का कंट्रोलर तोड़ दिया। कोरा ने बंदूक उठाई, पर उसे लगा कि मारने से उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। उसने दाजुआंग को धीरे धीरे मरने दिया। सबको मारने के बाद कोरा ने अपना मास्क लिया और महिला से पूछा कि वह कौन है। महिला ने बताया कि वे सब क्री हैं। यह क्लारा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, पर क्लारा कहता है कि वह क्लोन नहीं है। उसे याद है कि वह बचपन से हेडक्वार्टर में पला बढ़ा और उसने वहां जमीन के नीचे 10 साल काम किया। वह हर दिन अकेला रहता था। उसे बचपन की हर बात याद है। महिला ने बताया कि यह इंसानों ने जीन इंजीनियरिंग से बनाया था ताकि हम माने कि हम क्लोन नहीं हैं। उसकी और क्लारा की यादें एक जैसी हैं। महिला को हेडक्वार्टर की 2 और प्रोजेक्ट की एनक्रिप्टेड फाइलें भी मिली हैं। प्रोजेक्ट फेल होने के कारण क्लारा नाम का नया प्रोजेक्ट बना। प्रोजेक्ट और दुनिया के बचे लोगों को बचाने के लिए लाखों क्लोन बनाए। सीधे कहें तो इंसानों ने क्लोन को एक बार इस्तेमाल होने वाले टूल की तरह इस्तेमाल किया, जिन्हें अकेले उन कामों के लिए भेजा जाता था जिनमें इंसान खतरा मोल नहीं लेते थे। अब बाहर बचे लोग कम हो रहे हैं, इसलिए हेडक्वार्टर के बड़े अधिकारियों ने प्रोजेक्ट खत्म करने का फैसला किया और यह क्लारा प्रोजेक्ट कई साल पहले ही बंद हो चुका था। क्लारा गुस्से से कहता है कि उसे कभी खबर नहीं मिली। वह रोज वही काम कर रहा था और उसे कुछ दिन पहले एक खाली सप्लाई मिली थी। उसे पता ही नहीं था कि यह प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ। महिला को क्लारा पर थोड़ी दया आती है। वे क्लोन के रूप में केवल डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे और जरूरत न होने पर उन्हें फेंक दिया जाएगा। मुख्यालय उन्हें ढूंढने से रोकने के लिए बमों से हमला करेगा।
उनकी महिला साथी को भी एक बम मिला था, पर वह फटा नहीं और वे बच गईं। क्लारा को बम नहीं मिला। शायद मनुष्यों के बम खत्म हो गए थे जब महिला को बम मिला था। उस पल से उसने उसका इस्तेमाल करने वाले मनुष्यों से नफरत की, लेकिन सालों खोजने के बाद भी ठिकाना नहीं मिला। उसने कसम खाई कि वह मुख्यालय के उन मनुष्यों को ढूंढेगी और क्लारा से उन्हें साथ खोजने को कहा। फिर वे अपना सामान वापस लेने गए और क्लारा को लेकर रात बिताने एक सुरक्षित जगह गए। अगले दिन महिला ने नक्शा निकालकर मार्गों का विश्लेषण शुरू किया। वर्षों की खोज के बाद अभी केवल एक पुरानी ऊंची इमारत और किनारे पर एक खाली जगह बची है। केवल इन 2 जगहों की जांच नहीं हुई है। उसे शक है कि शायद वही उनका ठिकाना है, इसलिए दोनों जल्दी से खोजने निकल पड़े। जल्द ही दोनों परित्यक्त ऊंची इमारत के पास पहुंचे और जैसे ही अंदर गए उन्हें प्रसारण की आवाज सुनाई दी। मेरे घर में अगर मैं चाहता तुम अब तक मारे जा चुके होते। दीवार पर फोन है। तुम। फिर महिला ने एडम के कहने पर फोन उठाया। वे मुख्यालय के नहीं थे, पर उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि दोनों परित्यक्त क्लोन हैं और उन्हें एडम के संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उनका संगठन अभी जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरी खान में है, जो बहुत सुरक्षित है और गैस मास्क की जरूरत नहीं है। और एडम ने कहा कि उनके पास शराब और मांस है, पर ये महिला को लुभा नहीं सके। उसने अब किसी इंसान पर भरोसा करना छोड़ दिया था। महिला ने पहले एडम के आदमियों को शांत होने का नाटक किया और अगले ही पल एक के सिर में गोली मार दी। दूसरे ने यह देखकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और एक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। एक ग्रेनेड अंदर आया। कोरा ने उसे बाहर फेंका। कोरा ने एक हमलावर को सिर में गोली मारी। वे किसी खेल जैसा महसूस कर रहे थे। एक महिला टकराई और कोरा के बारे में पूछा। उसने महिला को लेकर कोरा को ढूंढा। कोरा ने एडम के एक आदमी को बंधक बनाया था। उन्होंने कैदी बदलने का फैसला किया, पर भागते समय महिला ने बंधक पर गोली चलाई। दोनों भागे, पर महिला घायल थी। उसे पहाड़ पार करना था। वह थक कर गिर गई। कोरा अकेला ऊपर गया, उजाड़ जगह देखी और वापस लौटा। महिला ने उत्सुकता से पूछा कि कोरा ने क्या देखा। कोरा ने झूठ बोला कि उसने इमारतें देखी और सैकड़ों आम लोग बिना गैस मास्क के थे और उसने बच्चों को खुशी से खेलते हुए भी देखा। कोरा का वर्णन सुनकर महिला को बहुत सुकून मिला और वह शांति से चली गई। कोरा ने उसे निराश न करने के लिए जानबूझकर एक अच्छा झूठ बोला। इस समय कोरा फिर से अकेला रह गया। अब उसे अपने मूल निवास पर लौटना पड़ा, लेकिन जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने पाया कि प्रवेश द्वार खुला हुआ था। उसे लगा कोई उसके इलाके में आया है। वह सावधानी से नीचे गया। सामने एक आदमी बैठा था। वह वही बड़ा वकील था जिसे उसने पहले नहीं मारा था। जमीन पर बड़े वकील द्वारा तोड़े गए फिल्टर और आपूर्ति को देखकर कोरा गुस्से में आकर बड़े वकील पर गोली चला दी। उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी, तो आगे इस सर्वनाश की दुनिया में कोरा कैसे जीवित रहेगा। ठीक है, यह थी फिल्म कोरा 2024 की पूरी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।